नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं TGT, PGT, PRT में जो है काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। चाहे आपका इसमें एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम है, DT+B का एग्ज़ाम है, या फिर कोई अन्य आपका एग्ज़ाम है, तो काव्य शास्त्र से जो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, जिसमें आचार्य मम्मट विश्वनाथ जो है इनका जो काव्य शास्त्र है, इनके अलावा जो अन्य आचार्य हैं सभी के जो है यहाँ पर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और इससे पहले जो हमने आपके 252 जो क्वेश्चन उसको कंप्लीट कर लिया है, और 700 के आसपास यहाँ पर ये क्वेश्चन है। और कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इन्हीं के अंदर से ही जो आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं, तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उन्हें भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जी यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है, भावितः शब्दते स्थायी रसः स प्रकृतितः इति उक्ति केन सम्मता। तो यहाँ पर जो ये पंक्ति जो आई है, ये जो उक्ति है, इसका संबंध बताना है, कहाँ से ली गई है। 10 रूपक, काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, या फिर रस गंगाधर से। और यहाँ पर इस पंक्ति का जो संबंध माना गया है ऑप्शन रहेगा ए से। तो ये जो 10 रूपक जो है उसमें से ये ली गई है। अब जो ये 10 रूपक किनके द्वारा रचित है, जो आचार्य धनंजय है इनका है 10 रूपक। और नाट्य शास्त्र का एक प्रमुख जो ग्रंथ है यहाँ पर ये माना गया है, जो 4 प्रकाशों में वर्णित है। इसके अलावा जो काव्य प्रकाश आप जानती है आचार्य मम्मट का है, साहित्य दर्पण जो है ये जो विश्वनाथ है इनका है, और पंडित जगन्नाथ जो इनका ये वाला है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है ये काव्य है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है आचार्य वामन मते सादृश्य लक्षणास्ति। आचार्य जो वामन है इनके मत में सादृश्य जो लक्षण है यहाँ पर वक्रोक्ति है, अप्रस्तुत प्रशंसा है, अतिशोक्ति है, या फिर ध्वनि है। तो आचार्य जो वामन है इनके मत में, और इनके मत के अनुसार देखें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ए वाला जो है यहाँ पर इसमें माना गया है। तो वामन जो है इनके मत में सादृश्य लक्षण वक्रोक्ति ही अस्ति। अर्थात आचार्य वामन ने काव्य अलंकार सूत्र में काव्य में वक्रोक्ति का स्थान माना है, ये वाला सादृश्य लक्षण। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा समवकार है कि यदि अंकई संबद्ध है भवति। समवकार त्रिभि, पंचभि, चतुर्भि, या फिर षड्भि। तो समवकार का संबंध बताना है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से। तो ये है त्रिभि अर्थात 3 से। और ये जो समवकार है 3 अंकों में बंधा होता है, इतिहास पुराण में प्रसिद्ध है। इसमें देवों और दानवों की प्रसिद्ध कथा होती है। विमर्श को छोड़कर शेष 4 संध्या एवं कैश की जो वृत्ति है उसको छोड़कर शेष 3 वृत्तियाँ होती हैं। और पत्तर देवता और दानव होते हैं, जिनकी संख्या 12 मानी गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है काव्यस्य कारणम कविगतः केवला। प्रतिभा, विदग्धा, व्युत्पत्ति, या निपुणता। तो काव्यस्य कारणम कविगतः, और यहाँ पर इनमें हमारा जो आंसर ऑप्शन है ये वाला। तो ये है प्रतिभा। अर्थात काव्य का कारण कविगत केवल प्रतिभा है, और वह केवल अपनी कल्पना के सहारे जब चाहता है अपने नायकों या पात्रों को विघ्न बाधाओं के भयंकर संघर्ष में डाल देता है, और जब चाहता है तब अतार्किक रूप से मनोवांछित सामग्री से भी अधिक सुख सामग्री उनके सामने उपस्थित कर देता है। तो इससे कवि की प्रतिभा सिद्ध होती है। तो काव्य से कारणम कविगतः केवल जो है यहाँ पर प्रतिभा इसका माना गया है। उसके बाद आ जाता है नाट्यशास्त्रीय अध्याय संति। नाट्यशास्त्र में अध्याय हैं 20, 30, 35 या फिर 36, और किन के द्वारा रचित है। तो बात करें यहाँ पर नाट्यशास्त्र की, तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो 36 जो है इसमें अध्याय हैं। एग्जाम में भी पूछा जाता है नाट्यशास्त्र, जिसको 5वां वेद भी माना गया है, किसमें है, तो ये अध्यायों में है। अध्यायों की संख्या यहाँ पर 36 मानी गई है। और श्लोक भी आ जाते हैं कई बार,
तो श्लोकों की संख्या इसमें 6000 मानी गई है। भट्टमुनि जो है उनका है ये नाट्यशास्त्र। उसके बाद है रससूत्रस्य प्रथम व्याख्याकारक है। रससूत्र जिसके प्रथम व्याख्याकार है अभिनवगुप्त, भट्टलोल्लट, श्री शंकुक या फिर भट्टनायक हैं। तो रससूत्र के प्रथम व्याख्याकार इनमें से कौन है? और रससूत्र के जो प्रथम व्याख्याकार यहाँ पर आए हैं जो ऑप्शन सी में है, तो ये कौन है? भट्टलोल्लट हैं। और जो भट्टमुनि के जो रससूत्र इसके प्रथम व्याख्याकार आचार्य भट्टलोल्लट है और भट्टलोल्लट उत्पत्तिवाद को मानने वाले हैं और उनके मत में विभाव, अनुभाव आदि के संयोग से अनुकार्य राम आदि में रस की उत्पत्ति होती है। और रससूत्र का जो दूसरे व्याख्याकार शंकुक अनुमितिवाद, तीसरे व्याख्याकार भट्टनायक भुक्तिवाद और जो चौथे व्याख्याकार अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है काव्य प्रकाशस्य तृतीय उल्लासस्य नाम की। काव्य प्रकाश किस में है? उल्लासों में है। कितने हैं? 10 है। आचार्य मम्मट के द्वारा रचित है। अब तीसरा जो उल्लास है इसका नाम क्या है? शब्द व्यंजकता, अर्थ व्यंजकता, शब्दार्थ स्वरूप निर्णय या गुणीभूत व्यंजकता। तो यहाँ पर इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो कौन सा है? ये अर्थ व्यंजकता है। तो अर्थात जो काव्य प्रकाश जो आचार्य मम्मट का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ जिसमें 10 उल्लास, 142 कारिकाएँ और 67 अलंकार हैं। और ये जो मम्मट थे किनके पुत्र थे? तो कश्मीर देश के जो जय्यट तो जय्यट जो है इनके ये पुत्र थे। उसके बाद आ जाता है 10 रूपक अनुसारेण अन्यद आश्रयम। तो 10 रूपक जो है इनके अनुसार अन्यद भावाश्रयम, नृत्यम, नृतम, नाट्यम या दृश्यम। तो यहाँ पर जो सी आंसर रहेगा ऑप्शन है ए वाला। तो ये है नृत्यम। अर्थात 10 रूपक के अनुसार भाव पर आश्रित रहने वाला नृत्य नाट्य से भिन्न होता है और यह नृत्य का लक्षण है। नाट्य का लक्षण क्या है? नाट्य का होता है अवस्था अनुकृति नाट्यम। नृत्य का क्या होता है? नृत्य ताल लय आश्रयम। नृत्य ताल लय पर आश्रित होता है। उसके बाद है काव्यालंकार दोष निरूपणम कस्मिन् परिच्छेदे निरूपितम। जो काव्यालंकार है इसके दोष निरूपण में किस परिच्छेद में निरूपित है? द्वितीय, पंचमे, चतुर्थी या षष्ठी अध्याय। तो काव्यालंकार में और किस परिच्छेद में ये निरूपण है दोष के बारे में? और इसमें रहेगा जो यहाँ पर ऑप्शन भी आया है, तो ये चतुर्थ परिच्छेद में है। काव्यालंकार किस में है? परिच्छेद में है। तो ये चतुर्थ परिच्छेद में है। अर्थात जो साहित्य दर्पण जो है जो आचार्य विश्वनाथ का है, इन्होंने साहित्य दर्पण को 10 परिच्छेदों में विभक्त किया था और जिसमें प्रथम परिच्छेद में काव्य के प्रयोजन और काव्य के लक्षण, द्वितीय परिच्छेद में वाक्य स्वरूप भेद, तृतीय परिच्छेद में रस स्वरूप और रसास्वादन और चतुर्थ परिच्छेद में दोष निरूपण का वर्णन किया था। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है इसमें ये चतुर्थ परिच्छेद है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा महाकाव्यम भवति। वाग अर्थ अभिधान युक्तम, त्रिवर्ग अभिधान युक्तम, मोक्षदायकम या चतुर्वर्ग अभिधान युक्तम। तो महाकाव्यम भवति। और जो महाकाव्य होता है और महाकाव्य जो इसको माना गया है चतुर्वर्ग अभिधान युक्तम, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है। अर्थात 4 वर्गों के अभिधान से ये युक्त होता है। नेक्स्ट है काव्येषु न्याय पदानि प्रयुज्यते है। समासवंती अलंकार युक्तानि, असमासवंती या रस युक्तानि। तो काव्येषु न्याय पदानि प्रयुज्यते है और इसमें देखें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ये है समासवंती। अर्थात काव्य की परिभाषा की बात करें तो कवि कर्म काव्यम, अर्थात कवि का कर्म ही काव्य है। और इसी तरह कवि नियम इति काव्यम, अर्थात अर्थ क्रियाउपेतम काव्य में भी काव्य की परिभाषाएं मिलती हैं। तो जो है ऑप्शन समास जो है इसका रहेगा।
नैपदानि प्रयुज्यन्ते समास बनती। उसके बाद है काव्य प्रकाशस्य मंगलाचरणे कवि भारती अस्ति। काव्य प्रकाश का जो मंगलाचरण है इसमें कवि भारती है। व्यंग्य प्रचुर, अलंकार युक्त, नवरस रुचिरा या षड संयुक्ता। तो काव्य प्रकाश का जो मंगलाचरण इसमें कवि भारती हैं और इनको माना गया है जो ऑप्शन बी में आए हैं नवरस रुचिरा। अर्थात ब्रह्मा की सृष्टि में मधुर, अमल, लवण, कटुक, क्षय और तिक्त 6 रस पाए गए हैं और जबकि कवि सृष्टि में 6 रसों के स्थान पर 9 रस होते हैं, इसलिए कवि की सृष्टि नवरसा और रुचिरा होने के कारण ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट मानी गई है। तो ब्रह्मा जो है उनके अनुसार कितने 6 रस बताए गए हैं, मधुर, अमल, लवण, कटुक, क्षय, तिक्त, और जो कवि है उनके अनुसार 9 रस माने गए हैं। श्रृंगार रस, करुणोदर, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत रस। तो इन्होंने 9 रस माने हैं। उसके बाद है सर्वेषां प्रायशः हर्तानां व्यंजकत्वम् अपिष्यते कारिका इयं कस्मिन् उल्लासे निगदिता। अब ये कारिका किस उल्लास में है, तृतीय, पंचमे, चतुर्थे या द्वितीय, और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन डी से, अर्थात ये द्वितीय उल्लास में है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा कार्यम शैल गुहाकर दवे भूमि नाट्य मंडप है इत्यस्य वर्णनम नाट्यशास्त्र से कस्मिन् अध्याय अस्ति। तो यहाँ पर इसका जो वर्णन हुआ है ये किस अध्याय में हुआ है, प्रथमे, द्वितीय, चतुर्थे या फिर षष्ठे, और इसका जो वर्णन हुआ है इसमें रहेगा ऑप्शन सी। तो ये है चतुर्थ अध्याय में। तो यह पद्य जो है नाट्यशास्त्र का जो चतुर्थ अध्याय है इसमें इसका वर्णन हुआ है भर्तमुनि के द्वारा जो नाट्यशास्त्र लिखा गया है, और 36 इसमें अध्याय 6000 श्लोक हैं। उसके बाद है सुख दुखात्मक रस हैं केनुक्त हैं, विश्वनाथेन, मम्मटेन, रामचंद्र, गुणचंद्रेन या आनंद वर्धनेन। तो सुख दुखात्मक है रस हैं केनुक्त हैं, और यहाँ पर इसमें हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला रामचंद्र, गुणचंद्रेन, अर्थात रामचंद्र गुणचंद्र एक नहीं है, 2 अलग अलग व्यक्ति हैं और दोनों ही हेमचंद्र आचार्य के शिष्य हैं, और इन्होंने रस को केवल सुखात्मक न मानकर दुखात्मक भी माना है। तो ये रामचंद्र गुणचंद्रेन है। उसके बाद है अधोलिखिता वाक्य नाम सत्य सत्य प्रियम चिनोत। तो यहाँ पर इनका सत्य सत्य प्रिय जो आपने बताना है। तो इनमें देखें तो कौन सा है, और इसमें रहेगा जो ये ऑप्शन ए में आए हैं सत्य, असत्य, असत्य, सत्य। तो कौन कौन सा है, जैसे शोक इति करुण स्थायी भाव है, सत्य माना गया है। वीर का जुगुप्सा व्यभिचारी भाव, यह सत्य माना गया है। और नृत्यम भिन्न रुचि जनस्य बहुधापि एकम समाराधनम, तो असत्य माना गया है। साधु का विनिवेशनम न करोति कीर्ति प्रीति चाहे, तो ये भी असत्य जो यहाँ पर इसमें माना गया है। उसके बाद आ जाता है वीर रस से का वृत्ति है प्रयुज्यते। वीर रस में कौन सी वृत्ति का प्रयोग होता है, भारती, कैसिकी, सात्वती या आर्भटी वृत्ति का। तो वीर रस जो है इसमें जो प्रयुक्त होती है जो ऑप्शन बी में है, तो कौन सी है, ये सात्वती है। और कैसिकी वृत्ति में नायक के व्यापार को ही वृत्ति कहा गया है, जो नृत्य, गीत और विलास इत्यादि श्रृंगारिक चेष्टाओं से सुकुमारता को प्राप्त हो, तो उसे कहा गया है कैसिकी वृत्ति। और जो ये सात्वती है, ये जो सत्व, शौर्य, त्याग, दया, हर्ष आदि भाव के बाद होने वाला व्यापार ही सात्वती वृत्ति कहलाता है। और जो आर्भटी वृत्ति है, प्रारंभ किए हुए प्रचलित कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य को आरंभ कर देने को परिवर्तक कहते हैं, तो यही है आर्भटी वृत्ति। और जो भारतीय वृत्ति है, नाट्यशास्त्र के अनुसार भारतीय वृत्ति वाग व्यापार प्रधाना, पुरुष प्रयोज्य, स्त्री वर्जना और संस्कृत पाठ्य से युक्त होती है, और सब नाम धन्य भरतों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसे भारतीय वृत्ति कहा गया है। अब जो ये भारतीय जो है,
भारतीय वृत्ति के होते हैं 4 अंक, 4 जो है इसके माने गए हैं। एक तो है प्रारोचना, प्रारोचना, दूसरा है आमुख, आमुख है, तीसरा जो है विधि है, और जो चौथा है ये प्रहसन है। तो इस प्रकार से जो है भारतीय के 4 अंक माने गए हैं। तो 4 अंक हैं इसके भारतीय के। उसके बाद है आकाश भाषित पात्र संख्या होती है। आकाश भाषित पात्र संख्या होती है 3 4 एकम या 2, और ये होती है ऑप्शन सी अर्थात 1। जहाँ कोई एक ही पात्र किसी दूसरे पात्र के बिना ही बात करता है तो इस प्रकार का कथोपकथन आकाश भाषित होता है। उसके बाद है क्रियाया प्रतिषेधपि फल व्यक्ति विभावना विपर्यय विशेषता या विरूपता। तो क्रियाया प्रतिषेधपि फल व्यक्ति विभावना, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है। तो विभावना जो अलंकार है उसका लक्षण है क्रियाए प्रतिषेधपि फल व्यक्ति विभावना। जहाँ कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति होती है तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। उसके बाद है सौंदर्यम अलंकार है इति केन उक्तम, मम्मटेन वामनेन भामेन या कुंतकेन। तो सौंदर्यम अलंकार है ये कहा गया है, और ये कहा गया है जो ऑप्शन सी में है आचार्य वामन के द्वारा। आचार्य वामन जैन का समय की बात करें तो ये 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 9वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। और वामन के द्वारा प्रतिपादित जो काव्य लक्षण है इनको रीति सिद्धांत कहा गया है। अर्थात जो आचार्य वामन रीति को ही काव्य की आत्मा मानते थे, रीतिरात्मा काव्यस्य, और ग्रंथ इनका काव्य अलंकार सूत्र है जो 5 अधिकरणों में लिखा गया है और 12 अध्याय हैं। और कवि प्रिय नाम से एक वृत्ति भी इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट है अरोचकिन है सतीर्णाभ्य वहरिणम च भवन्ति। दर्शकः सामाजिका पाठकः या कव्य है। सतीर्णाभ्य वहरिणम च कव्य भवन्ति, जो ऑप्शन डी में है। कवि शब्द की उत्पत्ति कवरी धातु से हुई है और कवि का कर्म ही काव्य है, और काव्य कर्मणो रूपम। आचार्य अभिनवगुप्त ने कवि की जो परिभाषा बताई थी, कवि नियम इति काव्यम, रचना या व्यापार वर्णन ही काव्य है। उसके बाद है ओझः कांतिमती रीति ही, वैदर्भी लाटी पंचाली या गौड़ी ही। तो ओझः कांतिमित रीति ही, और इसको माना गया है गौड़ी, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है। गौड़ी रीति को वामन आचार्य ओज कांति में मानते हैं, और रीति 3 प्रकार की मानी गई है। तो कितनी है? 3 है। एक तो वैदर्भी हो गई, वैदर्भी रीति, दूसरी गौड़ी, और तीसरी पंचाली। तो इस प्रकार की 3 रीतियाँ ये मानी गई हैं। तो ये रीति जो होते हैं इनके 3 विभाग ये माने गए हैं। और आचार्य जो दंडी रीति के लिए मारक शब्द का प्रयोग करते हैं, और भोज ने मालवी और अवंतिका नामक 2 रीतियों के बारे में बताया है। और आचार्य विश्वनाथ रीति को काव्य का उपकारक मानते हैं, और आचार्य राजशेखरीय रीति को काव्य का बाह्य तत्व मानते हैं। और ये जो आचार्य मम्मट है इन्होंने गौड़ी जो है इसको रीति के बारे में माना था। ओझः प्रकाश एक पुरुषः। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है नैषण सूत्रवनाभ्या। तो ये जो उक्ति जो है मम्मटस्य कुंतकस्य जगन्नाथस्य या आचार्य वामनस्य है।
तो ये जो उक्ति आई है इसका जो संबंध है ये आचार्य वामन से है। उसके बाद है तम शब्द न्यास निष्णात शब्द पाकम प्रचक्षते। तो यहाँ पर ये किनकी है, भामनि मम्मटेन वामनेन या आचार्य कुंतकेन, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी से। तो ये आचार्य जो वामन है इनका यहाँ पर ये कथन है। उसके बाद है कविता बीजम प्रतिभान इति केन कथितम मम्मटेन रुद्रेन वामनेन या आचार्य कुंतकेन। तो कविता बीजम प्रतिभानम, और इसका संबंध है ऑप्शन बी आचार्य वामन से। नेक्स्ट है संदर्भेषु 10 रूपकम श्रेय मतम अस्ति भामः 10 रूपकस्य मम्मटस्य या आचार्य वामनस्य। तो संदर्भेषु 10 रूपकम श्रेय है, और ये है जो ऑप्शन डी में आए हैं, तो ये आचार्य वामन का है। तो संदर्भों में 10 रूपों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और यह मत आचार्य वामन का है। उसके बाद है आचार्य भरत मते काव्य दोषाः सन्ति। आचार्य जो भरत के मत में काव्य में दोष है 10, 9, 6 या फिर 20। तो आचार्य भरत के मत में जो काव्य में दोष है तो इनकी संख्या कितनी है, ऑप्शन ए वाली, तो ये 10 मानी गई हैं। अर्थात आचार्य भरत मुनि काव्य के रस दोष मानते हैं, और दंडी भी काव्य के 10 ही दोष बताते हैं, मानते हैं। आचार्य वामन काव्य के 20 दोष मानते हैं, वामन जो है ये 20 मानते हैं, और आचार्य विश्वनाथ ये 70 मानते हैं। उसके बाद है गुण विप्रिय आत्मनः दोषः उक्तम मम्मटेन रुद्रेन भामेन या वामनेन। तो गुण विप्रिय आत्मनः दोषः, और ये आए हैं जो ऑप्शन डी में है, आचार्य वामन के हैं। गुण विप्रिय नामक दोषों का वर्णन आचार्य वामन करते हैं। उसके बाद है काव्य प्रयुक्तम शिवलिंगम अस्ति। काव्य में प्रयुक्त जो शिवलिंग है, गुण है, अलंकार है, दोष है, या फिर ये व्यंग्य है। तो काव्य में प्रयुक्त शिवलिंग क्या है, और इसको माना गया है एक दोष। नेक्स्ट है वीर रस विरामम यति भ्रष्टम दोषः अस्ति। वीर रसम विरामम यति भ्रष्टम पदार्थ वाक्य या वाक्यार्थ है। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो ये वाक्य दोष है। अर्थात वीरसम विरामम यति भ्रष्टम ये वाक्य दोष के अंतर्गत आते हैं, और जो आचार्य चिंतामणि हैं इनके अनुसार दोष 4 प्रकार के माने गए हैं। तो इन्होंने 4 दोष माने थे, जिसमें शब्दगत दोष हो गया जो 15 माने हैं, और उसके बाद है वाक्यगत दोष जो 17 हैं, और अर्थगत दोष जिनकी संख्या 18 मानी गई है, और जो रसगत है, रसगत जिनकी संख्या 8 मानी गई है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर चिंतामणि जो है, चिंतामणि, ये जो चिंतामणि है इन्होंने 4 प्रकार के जो है ये दोष माने थे। उसके बाद है कुरंक्षिणाम गंड तलफल के श्वेत विसरह दोषस्य उदाहरणम। तो कुरंक्षिणाम गंड तलफल के श्वेत विसरह यति भ्रष्ट है, श्रुति कटुत्वम रस दोष है या पदार्थ दोष है। तो इसको जो माना गया है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये यति भ्रष्ट है। तो ये यति भ्रष्ट जो दोष है उसका उदाहरण है। नेक्स्ट है विभाति लावण्यम इव अंगनासु उदाहरणम अस्ति। वाच्यार्थस्य लक्ष्यार्थस्य प्रतीयमानार्थस्य या अन्यार्थस्य। विभाति लावण्यम इव अंगनासु, और ये आया है जो ऑप्शन सी में है प्रतीयमान
अर्थ का ये उदाहरण है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, शब्दार्थ युगलम न काव्य शब्द वाच्यम इति मतम अस्ति भामस्य मम्मटस्य कुंतकस्य या पंडित राजस्य। शब्दार्थ युगलम न काव्य शब्द वाच्यम इति मतम, और ये जो मत है जो ऑप्शन डी में है पंडितराज जगन्नाथ जो है उनका है ये। और जो पंडितराज जगन्नाथ हैं इनकी रचनाओं की बात करें कौन कौन सी हैं, पीयूष लहरी, गंगा लहरी, अमृत लहरी, लक्ष्मी लहरी और रस गंगाधर। और जगन्नाथ जैन की पत्नी का नाम था लवंगी, कई बार आ जाता है एग्जाम में लवंगी, ये इनका नाम था। बस आप समझ सकते हैं जिसके पीछे लहरी है, लहरी तो ये इन्हीं की है। उसके बाद है अलंकार नाम विवेचन नाट्य शास्त्र से कस्मिन अध्याय प्राप्त है। अलंकारों के बारे में नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में है, प्रथम द्वितीय तृतीय या फिर चतुर्थ अध्याय में। तो अलंकारों के बारे में जो यहाँ पर बताया गया है जो ऑप्शन डी में है, तो ये चतुर्थ अध्याय में बताया गया है, वर्तमुनि जैन के द्वारा जो रचित है नाट्यशास्त्र। उसके बाद मीमांसा सूत्रम अवलंब्य रसस्य व्याख्याता अस्ति। तो मीमांसा सूत्र को लेकर रस की व्याख्या की गई है। भट्ट लोलट हैं, शंकुका, भट्टनायिका या अभिनव गुप्त हैं। तो ये जो की गई है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं भट्ट लोलट के द्वारा। तो आचार्य जो भट्ट लोलट है इन्होंने रस की व्याख्या मीमांसा सूत्र के आधार पर की थी। और काव्य प्रकाश की जो संकेतिका से और शंकुक आदि आचार्य के द्वारा इनका खंडन करने से हमें पता चलता है कि ये शंकुक के पूर्ववर्ती थे और शंकुक का समय 850 ईस्वी पूर्व माना गया है। तो इस आधार पर इनका जो समय 9वीं शताब्दी के प्रथम चरण के लगभग माना गया है। तो ये मीमांसा सूत्र को लेकर जो रस की व्याख्या की गई है तो ये भट्ट लोलट ने की थी। उसके बाद है काव्य प्रकाश ऊपरी संकेत टीकाएं रचिता। तो काव्य प्रकाश के ऊपर संकेत नाम की एक टीका लिखी गई है। हेमचंद्र हैं, प्रभाकर चंद्र हैं, मणिक्य चंद्र है या महेश चंद्र हैं। तो ये जो काव्य प्रकाश के ऊपर संकेत नाम की टीका लिखी गई है मणिक्य चंद्र के द्वारा। और ये जो समय इनकी बात करें तो इनका समय है 1160 के आसपास का। काव्य प्रदीप नामक टीका के टीकाकार है गोविंद ठाकुर। और काव्य प्रकाश दर्पण के टीकाकार है विश्वनाथ कविराज। उसके बाद है मनोरमा टीकाया खंडनम केनकृतम। मनोरमा जो टीका है इसका खंडन किया गया है अप्य दीक्षितेन, पंडित राजेन, बिल्हणेन या भट्टोजी दीक्षितेन। तो मनोरमा टीका का खंडन किया गया है और इसका खंडन करने वाले हैं जो ऑप्शन बी में हैं पंडित राज। उसके बाद है करुण रसस्य देवतास्ति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में देवता जो है जो कई बार जो है आ जाते हैं। तो करुण रस के देवता इनमें से इंद्र हैं, वरुण है, सूर्य या यम है। तो करुण रस के जो यहाँ पर देवता हैं जो ये ऑप्शन डी में आए हैं तो ये यम है। और इंद्र अंतरिक्ष स्थानीय देवता, सूर्य वरुण 2 स्थानीय देवता हैं। और ये देवता जो है इनको भी 3 भागों में बांटा गया था। एक तो पृथ्वी, अंतरिक्ष और जो एक ये स्वर्ग वाले हैं 2 स्थानीय हैं। तो इस प्रकार से 3 भागों में इनको बांटा गया था। प्रत्येक में 11-11 देवता आते हैं। तो इस प्रकार से 33 देवता माने गए हैं। उसके बाद है रौद्र रसस्य स्थायी भाव है। रौद्र जो रस है इसका स्थायी भाव है निर्वेद, क्रोध है, हास्यम या फिर ग्लानि है। तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव है जो ऑप्शन सी में है तो ये क्रोध है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। और 33 जो है संचारी भाव माने गए हैं। उसके बाद है कवि प्रतिभा दर्पणे प्रतिबिंबिता दुखात्मकम प्रसंगमपि जनयंती। तो कवि प्रतिभा दर्पण में प्रतिबिंबित दुखात्मक प्रसंग
दुखम कौतुकम आनंदम या चिंता। और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो यह है आनंदम। तो कवि रूपी प्रतिभा दर्पण में प्रतिबिंबित होती हुई दुखात्मक प्रसंग भी आनंद प्रदान करता है। जैसे कवि के द्वारा रचित काव्य ग्रंथों में दुखात्मक प्रसंग के होते हुए भी श्रोता को आनंद अनुभूति प्राप्त हो जाया करती है। जैसे उत्तराम चरितम करुण रस प्रधान होते हुए भी आनंद को प्रदान करता है। उसके बाद है भाण रूप के नायक हैं भवती। भाण जो है इसमें नायक होता है विदूषक हैं, राजा, विटय या फिर वैश्य हैं। तो भाण रूपक में जो नायक होते हैं तो ये जो ऑप्शन बी में है ये एक विट होते हैं। और विदूषक ये नाटक के हास्य पात्र होते हैं, दर्शकों का हंसाने का जो काम करते हैं। राजा नाटक का नायक, मेन हीरो, जैसे फिल्म होती है उसमें हीरो। और वैश्य का वर्णन पूर्व सूक्त में हुआ है। उसके बाद है निर्वहनम प्रकार है अस्ति। रूप का नाम, पंच संधि नाम, कथाया या नाटिकाया। तो निर्वहनम यहाँ पर प्रकार है, जो ऑप्शन सी में है तो 5 संधियों के हैं। 5 संधि के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। 5 संधियाँ होती है, कौन कौन सी? मुख संधि और प्रतिमुख संधि, गर्भ संधि, विमर्श संधि और निर्वहन संधि। निर्वहन संधि, तो इस प्रकार की ये 5 संधियाँ मानी गई है। उसके बाद है सुकुमार है विचित्र है, मध्यम च उभयात्मक है तिकेन उत्तम। भरतेन वामनेन मम्मटेन या आचार्य कुंतकेन। तो सुकुमार हैं विचित्रम च मध्यम च उभयात्मक है, और इसके कहने वाले हैं जो ऑप्शन डी में है आचार्य कुंतक। तो वक्रोक्ति के संबंध में जो आचार्य कुंतक इन्होंने सुकुमार, विचित्र, मध्यम, इन तीनों मार्गों को उभयात्मक कहा है। अलंकार शास्त्रीय आचार्य इनको माना गया है और अभिधा को सर्व अतिशयनी सत्ता स्वीकार करने वाले ये माने गए हैं। और वक्रोक्ति को काव्य का जीवित अर्थात जीवन प्राणी मानते हैं, और इन्होंने वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा कहा है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा उसके बाद है भगवत नीलकंठस्य नृत्यता श्रृंगार संभवा कावृत्ति दिष्ट। भारतीय, आर्भटी, सात्वती या फिर कैसिकी। तो भगवत नीलकंठस्य नृत्यता श्रृंगार संभवा कावृत्ति। और इसमें जो यहाँ पर आई है जो ऑप्शन डी में है तो ये कैसिकी है। तो नाट्य के जिस अंश के चित्रण में विशेष रूप से बनावटी श्रृंगार का आयोजन अपेक्षित होता है तथा जिसमें स्त्री पात्र आकर नृत्य संगीत से प्रेक्षकों का मन मोह लेते हैं, काम के उपयोग से जनित उपचारों के उस चित्रण में कैसिकी वृत्ति होती है। नेक्स्ट है भर्त मुनि सुतेभ्य प्रति शक्र किम तत्वान। तो भर्त मुनि सुतेभ्य प्रीत हैं शक्र है, ध्वजम मुक्तम छत्रम या सिंहासनम। तो यहाँ पर रहेगा जो ऑप्शन ए में है तो ये है ध्वजम। तो भर्त मुनि के पुत्रों को प्रसन्न होकर सबसे पहले देवराज इंद्र ने मंगल ध्वज प्रदान किया था। तो भर्त मुनि के पुत्रों को खुश होकर शक्कर, ये किनका पर्यायवाची है? इंद्र का, पुरंदर शक्कर ये वाले। तो इंद्र ने मंगल ध्वज ये प्रदान किया था। उसके बाद है एक पदार्थ अपर पदार्थ संबंध है उच्चते।
तो एक पदार्थ अपर पदार्थ संबंध है। और अभिधा योग्यता लक्षण या शक्ति, तो इसको कहा गया है योग्यता, अर्थात एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का संबंध। नेक्स्ट है वहनीना सिंचती तरना वर्तते, शक्ति उपपत्ति आसक्ति या योग्यता। तो वहनीना सिंचती, आग से सींचा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें सींचने की क्या है योग्यता नहीं है, क्योंकि इस पेड़ पौधे जो होते हैं इस सींचने का जो काम है वो जल करता है, अग्नि नहीं। तो यहाँ पर ये इसमें योग्यता का अभाव है, इसी कारण से इसे वाक्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वाक्य तब बनेगा अगर उसमें आकांक्षा योग्यता संनिधिन का सही प्रयोग किया जाए। नेक्स्ट है तात्पर्य प्रकृतितम, तात्पर्य प्रकृतितम, इच्छा ईश्वर इच्छा वक्तुर इच्छा या वक्तुर ज्ञानम। तो इसको कहा गया है जो ऑप्शन सी में है वक्तुर इच्छा, तात्पर्य को कहना वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। उसके बाद है शक्य संबंध है भवती, व्यंजना लक्षणा शक्ति ही या तात्पर्य। तो शक्य संबंध है और ये जो ऑप्शन सी में है तो ये लक्षण है। शक्ति का संबंध किससे है, तो ये लक्षणा से है। मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़त्वार्थ प्रयोजनात् अन्य अर्थो लक्ष्यते यत्स लक्षण आरोपित क्रिया, अर्थात मुख्यार्थ का बाध होने पर उस मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ अथवा अन्यार्थ का संबंध होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन विशेष से जिस शब्द शक्ति के द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है तो शब्द का आरोपित व्यापार लक्षणा कहलाती है। और लक्षणा जो है 6 प्रकार की मानी है आचार्य मम्मट ने। तो लक्षणा षड्विधा, प्रथमतः मम्मट लक्षणा को 2 भागों में बांटते हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा में। उपादान लक्षणा का उदाहरण है कुंतः प्रविशन्ति और लक्षण लक्षणा का उदाहरण है गंगायाम घोष हैं। और जो ये उपादान लक्षण है जिसका उदाहरण कुंतः प्रविशन्ति है, इसके भी 2 आगे भाग हो जाते हैं, शुद्धा और गौणी। शुद्धा के भी 2 भाग हो जाते हैं, सारोपा गौरवाहिक है और साध्यवसान गौरय्यम। और जो गौणी है इसके भी 2 हो जाते हैं, सारोपा और साध्यवसाना। अब जो दूसरा जो उदाहरण था लक्षण लक्षणा का, जिसका उदाहरण है गंगायाम घोष है, इसके भी जो आगे 2 भेद हो जाते हैं, एक तो शुद्धा और गौणी। और जो ये शुद्धा है इसके भी आगे 2 भेद हो जाते हैं, सारोपा साध्यवसाना। और जो गौणी है इसके भी आगे 2 भेद हो जाते हैं, सारोपा और साध्यवसाना। तो इस प्रकार से लक्षणा जो है 6 प्रकार की मानी गई है। नेक्स्ट है काकेभ्य दधि रक्षताम इत्यत्र काक पदस्य लक्षणा भवति, दधि उपघातके शुनि काके या विड़ाले। काकेभ्यो दधि रक्षताम, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला, दधि उपघातके। उपादान लक्षणा में मुख्यार्थ उच्छेदक है काकपम और उससे अन्य धर्म है दधि उपघातपम, और तत्व विच्छेद में है काक शब्द की लक्षणा। तो आप बस ऐसे याद रख सकते हैं, उसमें ऑप्शन ए वाला माना गया है। काक पद का लक्षण यहाँ पर दधि उपघात में है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा काक्यभ्यो दधि रक्षताम इत्यत्र का विज्ञायते, जहत स्वार्थ है, जहत अजहत स्वार्थ है, जहत अजहत लक्षण है, अजहत स्वार्थ लक्षण है या शक्ति है। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है जो ये ऑप्शन बी में है, तो ये अजहत स्वार्थ लक्षणा या इसका उदाहरण है। उसके बाद है द्विरेय पदस्य संबंध है भ्रम है विज्ञायते, लक्षणा व्यंजना लक्षित लक्षणा या शक्ति। द्विरेय पदस्य संबंध है भ्रमरे विज्ञायते, और इसका जो माना गया है ऑप्शन सी में, तो ये लक्षित लक्षणा का है। जिस शब्द के संबंध से अन्य अर्थ की प्रतीति होती है तो उसे लक्षित लक्षणा कहा जाता है। जिस शब्द के संबंध से अन्य अर्थ की प्रतीति होती है तो उसे लक्षित लक्षणा कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है चित्तर्गु इत्यादो
गोपदस्य लक्षणं भवति। गवि, गौवत्से, वृषभे या गोस्वामिनी। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी वाला, गोस्वामिनी। उसके बाद है यव पदस्य वाक्याशेषात् शक्तिर्भवति। तो यव पदस्य वाक्याशेषात् शक्तिर्भवति। कंगौ धान्य दीर्घ शोके या जले, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, तो यह दीर्घ शोके। उसके बाद है नाटकेषु अर्थक्षेपकः भवन्ति। चत्वारः षड् पंच या फिर सप्त। नाटकों में अर्थक्षेपक माने गए हैं। अब कितने होते हैं यह भी कई बार आ जाता है। अर्थक्षेपक 5 होते हैं, हमने पहले भी इनके बारे में पढ़ा है। जैसे संध्या 5 मानी गई है, ऐसे अर्थक्षेपक ये भी 5 होते हैं। विस्कंभक, चूलिका, अंकस्य, अंक अवतार और प्रवेशक। तो इस प्रकार के ये 5 होते हैं। तो इसमें जो है कौन सा होगा, ऑप्शन बी वाला। उसके बाद है विश्वनाथ ध्वनि कार्तवेन कम समर्थ है। मम्मटाचार्य, कुंतकम, आनंदवर्धनाचार्य या अभिनव गुप्तम। तो विश्वनाथ ध्वनिकार के रूप में याद करते हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है, आचार्य आनंद वर्धन को। आनंद वर्धन आचार्य साहित्य शास्त्र के प्रमुख ध्वनि संप्रदाय के प्रतिस्थापक होने के नाते साहित्य शास्त्र के अत्यंत प्रसिद्ध और प्रमुख व्यक्ति भी हैं। इन्होंने विषम बाणलीला, अर्जुन चरित, देवी शतक, तत्वालोक और ध्वन्यालोक, इन 5 ग्रंथों की रचना की है और ध्वनि संप्रदाय के लिए इनको जाना जाता है। काव्यशात्मा ध्वनि, ये इनका लक्षण है। उसके बाद है काव्य प्रकाशस्य मंगलाचरण जयति इति पदेन अयम अर्थ आक्षिप्यते। काव्य प्रकाश के मंगलाचरण में जयति इस पद से लिया गया है जयकार, पुरस्कार, नमस्कार या प्रतिकार। तो इसका अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, और इसका अर्थ लिया गया है नमस्कार से, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है। तो आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश के शुभारंभ में नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया था। उसके बाद है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगात् रस निष्पत्ति हिति सूत्रम कस्य है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और संयोग के भाव से रस, ये जो व्याख्या दी गई है आचार्य मम्मट, भरतमुनि, आनंदवर्धन या विश्वनाथ से, तो ये है भरत मुनि की। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व संभव नहीं, उसी प्रकार रसहीन कथन को काव्य नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार रस काव्य की आत्मा है। उसके बाद है ताल्य आश्रितम भवति, नृत्यम, नाट्यम, नृत्यम या लास्यम। तो ताल और लय से आश्रित होता है नृत्यम, जो ऑप्शन ए में है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नाट्य शास्त्र अनुसार कार्य से अवस्था भवति, कार्य की अवस्थाएं होती हैं। ये भी हमने किए हैं। कार्य की 5 अवस्थाएं होती हैं, आरंभ, यत्न, प्राप्ति, नियताप्ति और फलागम। उसके बाद है आचार्य मम्मट अनुसार काव्य से प्रयोजनानि सन्ति। आचार्य मम्मट ने काव्य के प्रयोजन बताए थे, और कितने बताए थे, तो ये बताए गए थे 6, जो ऑप्शन डी में आए हैं। काव्यम यस्य अर्थकृते, व्यवहार विदे, श्वेतरक्षते, सद्य परिनिवृत्ते और कांता समतियो उपदेश उच्चे। तो इस प्रकार से ये 6 बताए गए थे। नेक्स्ट है सवचित्रम, वाच्यचित्रम, अव्यंग्यम काव्यम अस्ति भवति, मध्यम, उत्तम, अवर या उत्तम उत्तम। सवचित्रम, वाच्यचित्रम, अव्यंग्यम काव्यम। आचार्य जो मम्मट है उन्होंने काव्य के 3 भेद बताए थे, उत्तम, मध्यम, मध्यम और अधम काव्य। तो ये जो यहाँ पर लक्षण हैं, ये जो ऑप्शन बी में है, तो जो अधम काव्य है उसके यहाँ पर ये लक्षण है। चित्तर नाम गुण तथा अलंकार से युक्त होने से है। अव्यंग्य का अभिप्राय स्पष्ट रूप से प्रतीयमान व्यंग्यार्थ से रहित काव्य से है। अवर का अर्थ
अधम से लिया गया है। अधम, निमन, तो ये निमन जो है ये चित्तर काव्य, अधम काव्य, अवर काव्य, तो इनसे लिए गए हैं। मतलब जहाँ पर ये होंगे तो वहाँ पर ये वाला काव्य होगा, काव्य का लक्षण। नेक्स्ट है श्रृंगारे आह्लादकत्व माधुर्यम कस्य कारण भवति, दीप्ति ही कांत है व्याप्ति या द्रुत है। तो श्रृंगारे आह्लादकत्व माधुर्यम ये कारण है, जो ऑप्शन डी में है, तो ये किसका है, द्रुति का है। उसके बाद जो नेक्स्ट है श्लेषवात काकुत्वात व द्वि प्रकार का है भवति। श्लेष और काकु के कारण से दो प्रकार की है, वक्रोक्ति, उत्प्रेक्षा, उपमा या ध्वनि। और यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन आएगा ये वाला। तो श्लेषवात काकुत्वात ये वक्रोक्ति अलंकार है। वैसे नहीं, अगर आपको पता लगता है जो काकु जो शब्द है, यहाँ से आप पहचान कर सकते हैं वक्रोक्ति के बारे में। उसके बाद है सर्वेषां प्रयार्थानां अपीष्यते रिक्त स्थाने योग्य पदम स्यात्। यहाँ पर इसमें कौन सा आएगा, वाचक, लक्ष्य त्वम, व्यंजकत्वम या तात्पर्यत्वम। सर्वेषां प्रयार्थानां व्यंजकत्वम अपीष्यते, सर्वेषां प्रयार्थानां व्यंजकत्वम अपीष्यते। तो इसमें जो है ऑप्शन कौन सा आएगा, सी वाला ये आ जाएगा, व्यंजकत्वम। उसके बाद है वाक्य अनेकार्थकतायाम सत्याम का अलंकार है, अतिशयोक्ति, विभावना, थंतन्यास या श्लेष है। तो वाक्य अनेकार्थायाम सत्याम, और इसमें जो अलंकार है जो ऑप्शन डी में है, तो कौन सा है, ये श्लेष अलंकार है। जहाँ एक ही वाक्य में अनेक अर्थ हों तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष्ट पदयानिक अर्थाने श्लेषी से, तो आपने श्लेष अलंकार का लक्षण पढ़ा होगा। उसके बाद है पंडित राज जगन्नाथ मतेन काव्य भेद सन्ति। पंडित राज जगन्नाथ जो है इनके अनुसार काव्य के भेद हैं, 3 चत्वार है, 5 या फिर 60। और इनके अनुसार जो है ऑप्शन आएगा बी वाला, तो यह है चत्वार हैं 4। अब जैसे आचार्य मोहम्मद ने 3 माने थे, तो इन्होंने 4 माने हैं। तो कौन कौन से, सिर्फ एक ही है, क्योंकि 3 तो आपको पता ही है, उत्तम, मध्यम, अधम। एक उत्तम उत्तम है, उत्तम उत्तम, तो ये वाला जो है इस प्रकार से 4 मिलाकर ये पंडित राज जगन्नाथ के हो जाते हैं। तो मोहम्मद ने 3 बताए थे, उत्तम, मध्यम, अधम, और 3 के अलावा जो चौथा जो है ये वाला है उत्तम उत्तम, तो ये पंडित राज जगन्नाथ का हो जाता है। उसके बाद है साधारण धर्मादीनां प्रतिबिंबनम कस्मै अलंकारे भवति। साधारण धर्मादीनां प्रतिबिंबनम विशेषोक्त विभावना अर्थान्तन्यासे या दृष्टांत अलंकारे। और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो ये दृष्टांत अलंकार में है। उपमान, उपमेय, उनके विशेषण और साधारण धर्मादि का बिंब प्रतिबिंबाव होने पर दृष्टांत अलंकार होता है। उसके बाद है भर्त मुनि न कति अलंकार है स्वीकृता। आचार्य जो भर्त मुनि है ये कितने अलंकारों को स्वीकार करते हैं, तो भर्त मुनि जो है ये चत्वार हैं, 4 अलंकारों को स्वीकार करते हैं। 4 कौन कौन से हैं, जिसमें उपमा हो जाती है, रूपक और दीपक, और इसके अलावा यमक, तो ये 4 हो जाते हैं। और जो भर्त मुनि है इन्होंने नाट्य शास्त्र में उपमा के 5 भेद बताए थे। उपमा के बताए थे 5 भेद, प्रशंसा, निंदा, कल्पिता, सहसी, किंचित, सदृशी। और जो यमक है इसके बताए थे 10। उसके बाद है काव्य शास्त्र षड्विध वक्रता केन स्वीकृता। आचार्य आनंदवर्धनेन, वामन आचार्यन, मम्मटेन या कुंतकेन। काव्य शास्त्र में 6 विधि
अब जो वैसे नहीं अगर आपको पता लगता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं काव्य शास्त्र है। काव्य शास्त्र तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन डी आचार्य कुंतक से। तो इन्होंने वक्रोक्ति के जो 6 भेद हैं बताए थे। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। इस प्रकार के ये 6 थे। नेक्स्ट है इति हेतु न तो हेतु है इति कस्य आचार्य से वचनम। इति हेतु न तो हेतु है दंडिन है मम्मटस्य भामस्य या आचार्य राजशेखरस्य। इति हेतु न तो हेतु है और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा। तो ये आचार्य मम्मट के हैं। शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्य अवेक्षणात् काव्य शिक्षा अभ्यास है इति हेतु तद उद्भव है। तो इस प्रकार का लक्षण था जो आचार्य मम्मट का है। काव्य के हेतुओं की बात करें तो शक्ति निपुणता, काव्य की रचना शैली तथा आलोचना पद्धति को जानने वाले हैं। ये तीनों मिलकर अलग अलग नहीं हैं और उस काव्य के उद्भव अर्थात निर्माण और विकास में कारण हैं और अलग अलग 3 कारण नहीं होते हैं। तो काव्य के हेतु 3 बताए थे, शक्ति निपुणता और काव्य की रचना शैली तथा आलोचना पद्धति को जानने वाले। उसके बाद है आचार्य विश्वनाथ से काव्य लक्षणम अस्ति। आचार्य विश्वनाथ का काव्य लक्षण है शब्दार्थो संहित काव्यम, रमणीयार्थ पदार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम, ये पहो रमणीयार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तद आदोषव शब्दार्थो सुगुणावलंकृति पुनः क्वापि। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो 4 है 4 ही क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ का यहाँ पर बताना था और विश्वनाथ का ऑप्शन सी में है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अब जो शब्दार्थों से तो काव्यम है ये किनका है? तो ये भामा का है, भामा। तो ये किनका है? भामा का है। और तद अदोषो शब्दार्थो सगुण अलंकृति ही पुनः काव्य, ये किनका है? तो ये आचार्य मम्मट जो है इनका है। और शरीरम, और जो कौन सा बच गया ये वाला रमणीयार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली है। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली ही, रमणीयार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली ही काव्यम। तो ये दंडी जो है उनकी है, दंडी की है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये माने गए हैं। उसके बाद है काव्य भेदेशु उत्तमोत्तम है, काव्य भेद है कस्याचार्य से अभिमत है। काव्य भेदों में उत्तमोत्तम काव्य भेद पंडितराज जगन्नाथ, आनंदवर्धन, मम्मट, आचार्य कुंतक। जैसे कि हमने अभी हाल ही में इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था, तो मम्मट ने 3 माने थे और 3 को मिलाकर जो एक था ये वाला उत्तमोत्तम, तो ये पंडितराज जगन्नाथ का था। तो इस प्रकार से 4 हो जाते हैं। उसके बाद है रसस्य अपकर्षकः के बनते। रस के अपकर्षक माने गए हैं दोषः, अलंकारः, गुणा या रीति हैं। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये दोष हैं। मुख्यार्थ रसस्य अपकर्षका दोषः भवन्ति, मुख्यार्थ हतिर दोषः रस्य मुख्य तद आश्रयाद वाच्य है। उभय उपयोगिनः स्युः शब्दः तेषु अपिस है। कहने का मतलब है कि मुख्यार्थ का अपकर्षक जिससे होता है उसको दोष कहते हैं और मुख्यार्थ पद का अभिप्राय वाच्यार्थ नहीं है। रस है और रस मुख्यार्थ है, इसलिए मुख्यतः रस के अपकर्षक जनक कारण को दोष कहा गया है। तो बस आप इतना याद रख सकते हैं, रस के अपकर्षक जो है दोष को माना गया है। रसस्य अपकर्षका दोषः भवन्ति। उसके बाद है स्त्री पात्राणाम अभावे असंभवा वृत्ति। स्त्री पात्रों के अभाव में वृत्ति आर्भटी, भारती, कैसिकी या सातवती वृत्ति। और इसमें रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये है कैसिकी वृत्ति। तो नाट्य के जिस अंश के चित्रण में विशेष रूप से बनावटी श्रृंगार का आयोजन अपेक्षित होता है और जिसमें स्त्री पात्र आकर नृत्य संगीत से
प्रेक्षकों का मन मोह लेते हैं। काम के उपयोग से जनित उपचारों के उस चित्रण में कैसी वृत्ति होती है। नेक्स्ट है रजह बाल है लिक्षा युकः यवः इत्यादि ने नामानि सन्ति। तो ये यहाँ पर नाम आए हैं, अप्सरों के हैं, भरतमुनि के पुत्रों के हैं, नाट्य मंडपों के हैं या परिमाणों के हैं। रज हैं, बाल हैं, लिक्षा युका यव हैं। तो ये कुछ नाम आए हैं और जो ऑप्शन डी में है तो ये परिमाणों के हैं। आठ अणु, तो ये परिमाण जो होता मापतोल उसके हैं। जैसे 8 अणुओं के बराबर एक रज, रज का एक बाल, 8 बाल का एक लीक, 8 लीक का एक जूं, 8 जूं का एक जौ और 8 जौ की उंगली होती है। तो इस परिमाण की 24 अंगुलियां मिलकर एक हाथ की लंबाई के बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको करेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी जितनी जल्दी हो सके काव्य शास्त्र को कंप्लीट किया जाए, ताकि जो नेक्स्ट जो आपका सिलेबस के अनुसार जो भाग होगा उसको हम शुरू कर सकें। और आशा करते हैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये समझ में आए होंगे। और हमारे साथ अंत के लिए धन्यवाद।